दीपक कहते हैं सर मैथ्स में 25 के अप्रॉक्स 20 सही हैं सीएचएसएल में। चलिए बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन में। कैसे हैं आप सभी बताइए। बढ़िया। बाल बच्चे कैसे हैं बताइए। बढ़िया। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वॉइस नहीं आ रही है। आ तो रही है भाई वॉइस, इतनी एकदम सुरीली आवाज आ रही है हमारी। ठीक है, अब आपके मैडम की इतना आवाज हमारा सुरीला नहीं है, लेकिन हाँ जो भी है यही है। जय हिंद। गुड मॉर्निंग सभी को। तो क्या जो मैंने कहा था वो आप रिवाइज करके आए हैं? जितना हमने कहा था आगे पढ़कर आए हैं? बताइए। हमने कहा था कि जितना हमने करा दिया है आप उसको आगे पढ़कर आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे जो है वो क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए सर, 25 में 20 क्वेश्चन जो है वो मेरे सीएचएसएल में सही हो गए। क्या बात है, एकदम मस्त। चलिए सब अच्छे हैं। चलो हमारे बच्चे कब हुए? हो जाएंगे, अभी नहीं हुए तो आगे के लिए पूछ रहा हूं मैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर मुझे जहाँ तक लगता है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक देख लिया था और इसके बाद हमें देखने की आवश्यकता थी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पर। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 26 का डेटा है और मुझे लग रहा है ये आसान डेटा है, इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सवाल आप आराम से बड़े प्यार से कर सकते हैं। पूरी अगर हम बात करें यहाँ टेबुलर डीआई में, तो टेबुलर डीआई में टोटल कितने सवाल हैं? तो टोटल 50 सवाल हैं। तो ये आसान क्वेश्चन है। देखिए जो जो क्वेश्चन आसान है ना वो हम स्किप करते चल रहे हैं। ठीक है, जब बना ही देते हैं यार, फिर बोलोगे सर छोड़ दिया। आ जाओ। देखिए, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। कहा गया है नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डीलर ए बी सी डी ई ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2018। कहा गया है कि शुरू के 6 महीने में, शुरू के यहाँ पर 6 महीने में 5 डीलरों के द्वारा कितनी कारें बेची गई हैं उसका डेटा दिया गया है। यहाँ पर आपको सारे के सारे महीने हैं, यहाँ पर आपको सारे के सारे क्या है, यहाँ पर एक तरीके से आपको डीलर्स के हैं। और यहाँ ये कहा गया है जैसे जनवरी में देखोगे तो डीलर ए ने कितने बेचे 620, फरवरी में कितना बेचा है 640, मार्च में कितना 628, ऐसे कर करके अलग अलग महीनों का यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद जैसे क्वेश्चन पहला पूछा गया आपसे 26 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो देखिए। क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है, ठीक है, द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है समझिएगा। क्वेश्चन में कहा गया द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार, द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डीलर बी, किसका? बी का, इन जनवरी, ठीक है, अप्रैल एंड जून। ठीक, तो बी वाला जो डीलर है, बी वाला डीलर ये रहा, और इसने कहाँ कहाँ बेचा है? जनवरी में बेचा है, अप्रैल में बेचा है और जून में बेचा है। तो यहाँ पर अगर हम बी वाले की बात करें तो यहाँ पर 600, 600, 1200 और 1800, यानी बी ने कितने कार बेचे हैं? तो 1800 बेचे हैं। ठीक है। टू द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाई डीलर ए एंड डी इन मार्च, किसका किसका लेना है? ए का लेना है और डी का लेना है, और किस महीने में लेना है? मार्च में, यानी 628 और 722। अब देखो 628 है तो इससे 2 ले लेगा तो वो 630 बन जाएगा, 630 और 20 650 बन जाएगा, और 700 1350 बन जाएगा। यानी इस 1800 का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो 1350 के साथ लेना है। जीरो से आपका जीरो खत्म, 5 से काटेंगे तो 36 बार में, और 5 से काटेंगे यहाँ पर तो 27 बार में, 9 से काटेंगे 4 बार में, 9 से काटेंगे 3 बार में। 4:3 ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई परेशानी की बात है तो हल्का फुल्का सवाल था ये, इस सवाल में कोई दम नहीं था। इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, हम लोग वो देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है? इसमें कहा गया कि देखो जुलाई 2018 में, इन जुलाई 2018, इफ द सेल ऑफ कार बाय द डीलर डी increases by the same percentage as in June 2018 over its previous month, then by what is the number of cars sold by D in July 2018? कहने का मतलब पूरा सवाल पढ़ लिया, समझ में कुछ भी नहीं आया। दोबारा पढ़ते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यदि जुलाई 2018 में डीलर डी द्वारा कारों की बिक्री उतने प्रतिशत ही बढ़ी है, दोबारा से जुलाई में जाएंगे, यहाँ पर जुलाई की तो बात ही नहीं यार, अप्रैल मई जून तक की बात है। अच्छा जून में ना, यहाँ पर यहाँ हिंदी में जो है ना,
अच्छा, जुलाई के लिए अलग से बात कही गई है ना। बोला गया कि देखो जुलाई में, यानी बोला गया है इन जुलाई 2018 इफ द सेल ऑफ कार इंक्रीजेस बाय डीलर डी, sale of car by the dealer D increases by same percentage as in June 2018 over its previous month. ठीक है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डी इन 2018। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है देखो ये डीलर तुम्हारा डी है, तो आप बोलोगे हाँ सर, ये उसके जनवरी का महीना का बिक्री है, ये फरवरी का बिक्री है, मार्च का है, अप्रैल का है, मई का है, जून का है। तो यहाँ पर कहा गया है ना कि देखो जून में जितने परसेंट की वृद्धि हुई है और जून में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है ये हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके पिछले महीने का जो बिक्री था और उसके इस महीने का जो बिक्री है उससे पता लगाइए कि कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है। अगर यहाँ चीज़ें 10% से बढ़ी है ना, तो जुलाई के लिए भी चीज़ें 10% से बढ़ेंगी। अगर यहाँ ये संख्या 20% से बढ़ गई है तो जून से जुलाई के लिए भी 20% से बढ़ जाएगा। अगर यहाँ 50% से बढ़ गया है, मई से जून अगर 50% बढ़ा है तो जून से भी जुलाई हमारा 50% बढ़ेगा। यही बात कहा गया, पढ़िएगा ठीक है, कि इन जुलाई 2018 में अगर सेल ऑफ कार ऑफ डीलर डी इंक्रीजेस बाय द सेम परसेंटेज एज इन, उतने ही परसेंट से बढ़ रहा है जितने में एज इन जून 2018 ओवर इट्स प्रीवियस मंथ, जितना जून में उसके पिछले महीने की तुलना में बढ़ा है, तो बताइए यहाँ पर ठीक है व्हाट इज द नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डी इन जुलाई। तो हमने कहा यार एक बात बताओ कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ जून में, हम जरा वो देख लेते हैं ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज इन किस में, तो परसेंटेज इंक्रीज इन जून में। आप मुझे बताइए कि जून में इन्होंने कारें कितनी बेची थी 600, और यहाँ पर मई में, और इसमें कितना बेचा है 780। कितना ज़्यादा बेचा, तो बोलोगे सर 180 ज़्यादा बेचा। और कंपैरिजन जो है ना वो हमें उसके पिछले महीने से करना है, यानी ये कंपैरिजन मई के तुलना में होनी चाहिए। यानी इसको हम मई के साथ डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो हम इसको मई के साथ डिवाइड करेंगे तो हम बोलेंगे सर देखिए 30% आ रहा है, यानी यहाँ से यहाँ का ग्रोथ जो है वो कितना परसेंट है, 30% है। कितना परसेंट है, तो बोलेंगे सर 30% है। अब हमें जो है ना यहाँ पर जून से कहाँ तक जाना है, तो हमें यहाँ जून से जुलाई तक जाना है, और जून से जुलाई तक जाना है तो हमें वापस से 30% बढ़ा देना है। यानी यहाँ पर ये जो डेटा है 780 जो है ये अपने आप का 100% है, और हमें इसमें 30% बढ़ा देना है, यानी हमें कितना परसेंट निकालना है, तो हमें 130% निकालना है। समझ गए आप बात को या नहीं समझ गए, तो हम इसको 130 से गुना करना पड़ेगा। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। 13 का 8 गुना कितना होता है बताइए, 104। 104 का 4 हाथ में 10, 13 7 91, 91 और 10 हो जाएगा हमारा 101, 1014। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा इज द करेक्ट आंसर। समझ गए बात को आप लोग, मतलब जितने परसेंट का इंक्रीज जो है जून में हुआ है उतने ही परसेंट का इंक्रीज जुलाई में होगा। तो पता कैसे किया, तो यहाँ पर पता किया कि जून में कितने परसेंट का इंक्रीज मिला है, 30% का मिला है, तो जुलाई में उतना ही बढ़ा देंगे। ठीक है, सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है, क्या बात है। आ जाइए जरा अगला सवाल देखें। यहाँ पर बोला गया स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। इस टेबल को जरा प्यार से देखो और जो जो सवाल पूछा जाएगा वो आंसर देना। कभी भी टेबल को देखने की बात होती है ना, तो उनके तीनों पॉइंट को देखना, टाइटल, फुटनोट और यूनिट। ठीक है, ठीक। अब जैसे मानिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उस सवाल को देखिए। तो बोला गया इन द गिवन टेबल प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ ए सर्टेन प्रोडक्ट ऑफ ए कंपनी ओवर 5 ईयर इज गिवन। एक तरफ आपको पूरा का पूरा प्रोडक्शन दिया गया है कि कोई भी कंपनी जो है, जैसे मानो 2015 में कोई कंपनी जो है उसने कितना प्रोडक्शन किया है और उसने बेचा कितना है। तो जैसे मानिए 2015 में इस कंपनी ने 1250 यूनिट का प्रोडक्शन किया है और बेचा इसने 1000 यूनिट है। उसी तरीके से यहाँ पर इसने 1400 प्रोडक्शन किया, इतना बेचा है। ठीक है, और साथ में जो यूनिट ये दिए गए हैं ना, ये 1000 टन में दिया गया है, यानी यहाँ का एक एक यूनिट 1000 टन के बराबर है। यहाँ का एक एक यूनिट किसके बराबर है, 1000 टन के बराबर है। तो हमसे यहाँ पर कहा गया बच्चों, जो दिए गए सवाल है उनमें, जैसे क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बोला गया यहाँ पर कि इन विच ईयर सेल इज मोर देन 90% ऑफ द प्रोडक्शन। यानी इसमें से कौन सा ऐसा साल है जिसमें आप जो प्रोडक्ट किए हैं या जो आप सामान बनाए हैं उससे 90% का ज़्यादा सामान आप बेच पा रहे हैं, उससे 90% का ज़्यादा सामान आप बेच पा रहे हैं। सेल इज मोर देन 90%। सेल जो है ना वो 90% से ज़्यादा होना चाहिए। एक साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकते हैं, 3
हमने कहा ठीक है, सबसे पहले आप ऐसे समझो ये 1600 है, सबको 9 के साथ गुना कर दो। ठीक है, किसी भी संख्या का 90%, जैसे मानो ये 1600 है तो 1600 का 90% कैसे निकालोगे, तो 1600 इंटू 90 और बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 16 का 9 गुना हो गया 144 और ये 0 आ गया। यानी अगर 2019 में कंपनी ने 90% से ज्यादा का सामान बेचा होता तो वो 1440 से ज्यादा सामान बेच पाती, और यहां पर इसने सामान 1390 ही बेचा है। यानी क्या यहां पर जो प्रोडक्शन हुआ है वो 90% से ज्यादा हुआ है, तो बोलोगे नहीं सर नहीं हुआ है। तो क्या हम इस वाले डेटा को लेंगे, तो नहीं लेंगे। समझ गए बात को यहाँ पे। फिर 15 का 9 गुना 135 होता है, 15 नवा 135 यानी 1350, तो इसका 90% 1350 होगा, यानी उससे ये ज्यादा है। ठीक है, 1450 का 90%, 1450 का 90% कैसे निकालोगे, तो मैंने वही कहा ना, सबको 9 से गुना कर दो बस, 0 से 0 खत्म, इससे ये खत्म, 9 पचे 45 का 5, 4 हाथ में, 9 चौके 36 और 4 40 का 0, 4 हाथ में, 9 एकम 4 13, 1305। इसका 90% 1305 के बराबर आएगा, इसका 90% 1305 के बराबर आएगा, और ये 1100 है, मतलब ये सही नहीं है। ठीक है, अब यहां पर देखो, अगर आप मानो 90% निकालना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि उस संख्या में से उसका 10% निकाल के घटा दो। जैसे मानो कि अगर मुझे इसको 9 से गुना करने में कष्ट हो रहा है तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, इसका मैं 10% निकालूं, तो 1400 का 10% 140 होता है, और इसमें से 140 घटा दो, तो 1400 में से 140 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1260 आ जाएगा। क्या ये 1260 से ज्यादा है, तो बिल्कुल ज्यादा है, यानी ये भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे मानो यहाँ 1250 है, 1250 का 10% 125 होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 1250 में से 125 घटा दो तो आपका 1125 आएगा। ठीक है, क्या ये 1125 से ज्यादा है कि कम है, तो कम है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। तो बोलोगे 2016 में और 2018 में, दो ही ऐसे साल हैं, 2016 और 2018, यही दो ऐसे वर्ष में कंपनी ने जो है वो 90% से ज्यादा का उत्पाद किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2016 और 2018। ठीक है, समझ गए बात आप लोग यहाँ पे? कोई परेशानी की बात किसी भाई बंधु को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक अलग ईडी आई है। ठीक है, आप दोनों तरीके से कर सकते थे, या तो 10% निकाल के घटा देते, या सीधा का सीधा डायरेक्ट 90% निकाल देते। आ जाइए, बोला गया द फॉलोइंग टेबल शोज द डेली सीट ऑक्यूपेंसी इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ ए ट्रेन, नंबर इन ब्रैकेट रिप्रेजेंट द टोटल सीट अवेलेबल फॉर अ पर्टिकुलर क्लास। कहने का मतलब क्या है? अब इस डीआई को देखने के बाद हमें कुछ बातों का पता चला। सबसे पहले तो यहाँ पर दिन के बारे में कहा गया है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फिर उसके बाद अलग अलग क्लासेस के बारे में कही है। जैसे आप जब ट्रेन में जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक जनरल डब्बा हो गया, फिर एक स्लीपर डब्बा हो गया, फिर उसके बाद थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी। उसी तरीके से करके यहाँ पर ये नॉन एसी है, सेकंड क्लास कहा जाता है। जिनमें रिजर्वेशन नहीं होता उसको सेकंड क्लास कहा जाता है। कहा गया कि उनमें देखो ब्रैकेट के अंदर जो दिया गया ना वो टोटल नंबर ऑफ सीट के बारे में बता रहा है। बोला गया नंबर इन ब्रैकेट रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ सीट, यानी कुल सीटें हमारी 900 हैं। उस 900 में मंडे के दिन उसमें कितने लोग बैठते हैं? 850। उस 900 में ट्यूसडे के दिन कितने लोग बैठते हैं? 840। ऐसे कर करके सेकंड यहाँ पर नॉन एसी का पूरा डेटा है। उसके बाद फर्स्ट क्लास में कितनी सीटें हैं? 500, और ये उसके अंदर बैठे हुए लोगों की संख्या है। सेकंड क्लास यानी यहाँ पर थर्ड एसी के अंदर कितनी सीटें हैं? तो 500 सीटें, उसके अंदर ये लोग बैठ रहे हैं। फिर सेकंड एसी हो गया, और यहाँ पर ये फर्स्ट एसी हो गया। ठीक है, ये जनरल हो गया, ये स्लीपर हो गया, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी। हर किसी के अंदर ब्रैकेट में जो दिया गया है वो उनके टोटल सीट का मान है, और यहाँ पर किस दिन कितने लोगों ने बैठा है ये उसके मान के बारे में बताया गया है। टैबुलर डीआई है। तो सवाल सबसे पहले आप लोगों से क्या पूछा है? गुड्डू बाबू कहते हैं सर सीएचएसएल का एग्जाम बहुत ही बढ़िया गया। चलिए बहुत अच्छी बात है गुड्डू जी, बस ऐसे ही मन लगा के पढ़ना है, अभी तो बहुत भौकाल मचाएंगे आप लोग। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया सबसे पहला वो पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सीट्स दैट रिमेन्ड वैकेंट इन ऑल द नॉन एसी क्लासेस। दोबारा से समझिएगा, किसका किसका नंबर चाहिए, रेशियो चाहिए। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ all the seat that remained vacant in all the non-AC classes on Wednesday and Thursday
टेकन टुगेदर। तो पहले हम इस वाले लाइन को समझते हैं कि हमें किसका डेटा लेना है। तो हमें यहाँ पर बुधवार और गुरुवार को सभी नॉन एसी श्रेणियों में खाली रहने वाले सीटों की कुल संख्या लेना है। अब आ जाइए जरा अपने डीआई में। तो डीआई में आ जाइएगा तो बुधवार और मंगलवार यानी कौन कौन सा दिन होगा हमारा, तो हम बात करेंगे वेडनेसडे और थर्सडे को। यानी हमें वेडनेसडे और थर्सडे को जितने भी नॉन एसी वाले हैं, मतलब ये हमारा एसी है ये नहीं लेंगे, ये एसी है ये नहीं लेंगे, ये एसी है ये नहीं लेंगे, मतलब नॉन एसी वाले का डेटा लेंगे। नॉन एसी वाले में टोटल सीट का हमें डेटा लेना है कि हमें जितने लोग बैठे हैं उनका डेटा लेना है, या फिर किसका डेटा लेना है। तो आप बोलोगे सर जो सीटें खाली रह गई हमें उसका डेटा लेना है। तो आप ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर वेडनेसडे और थर्सडे को, तो आप बोल दीजिएगा सर वेडनेसडे और थर्सडे की अगर हम बात करें तो ठीक है, जैसे मान लीजिए यहीं पर 900 सीटों की है आपको एक तरीके से उस ट्रेन के अंदर 900 सीटें हैं, लेकिन सिर्फ 830 लोग बैठ पाए हैं। तो खाली कितना हो गया है, तो 900 में से 830 घटाओ, यानी 70 सीटें जो है वो वेडनेसडे को खाली थी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो 900 में से 790 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। यानी थर्सडे को कितनी सीटें खाली थी, तो 110 सीटें खाली थी। ये तो सिर्फ हमने जनरल का लिया, ठीक है। हमें नॉन एसी का लेना है। नॉन एसी में कौन कौन आता है, तो नॉन एसी में स्लीपर भी आता है और हमारा जनरल भी आता है। अब हमें यहाँ जनरल भी लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 390 है और यहाँ देखिए 480 है। तो मुझे बताइए 500 सीटों में सिर्फ 390 सीटें भरी हैं, यानी खाली कितनी है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 110 सीटें खाली हैं। फिर उसके बाद वापस से यहाँ पर देखिए 500 सीटों में 480 सीटें भरी हैं, तो खाली कितना है, तो बोलेंगे सर 20 सीटें खाली हैं, यानी यहाँ 20 और जोड़ देंगे। तो ये हमने डेटा ले लिया किसका, वेडनेसडे और थर्सडे का। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इस डेटा का कंपैरिजन किसके साथ करना था। तो इसका बोला था इसका कंपैरिजन आप करिएगा नंबर ऑफ सीट रिमेंड वैकेंट इन एसी क्लासेस ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। कि एसी क्लासेस में, किसमें, एसी क्लासेस में मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे को कितनी सीटें, कि एसी क्लासेस में मंडे को, ट्यूसडे को और फ्राइडे को कितनी सीटें खाली रह जाती हैं। एसी क्लासेस में मंडे को, ट्यूसडे को और फ्राइडे को कितनी सीटें खाली रह जाती हैं, हमसे ये कहा गया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, अपने एसी क्लासेस में जाते हैं, मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे को देखते हैं। ये मंडे हो गया, ये ट्यूसडे हो गया, और क्या हो गया यहाँ पर, तो ये हमारा फ्राइडे हो गया। और हम जाएंगे एसी क्लासेस में, और एसी क्लासेस में जाके देखेंगे कितनी सीटें खाली हैं। तो हम लगातार एक ही बार जोड़ के फिर लेके चले जाते हैं, बार बार चेंज करने में परेशानी हो रही है। 500 में 480 सीटें भरी हैं, तो खाली कितना है, मात्र 20 सीटें खाली हैं। उसी तरीके से यहाँ पर 500 में 450 सीटें भर गई हैं, तो खाली कितना है, 50 है। 500 में 500 सीटें भर गई हैं, खाली कितना है, 0 है। यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला डेटा देखो, 250 में से आप 240 को घटा दो 10, 250 में से 230 को घटा दो 20, 250 में से यहाँ पर जो है आप 210 को घटा दो तो कितना हो जाएगा, आपका 40 हो जाएगा। इसको ज़रा जोड़ना तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें 3 दिनों का डेटा लेना है, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे, और सभी एसी क्लासेस का लेना है। तो मंडे ट्यूसडे फ्राइडे, फिर यहाँ देखो 145 जो है घटाओ 5 आ जाएगा, यहाँ घटाओगे 30 आ जाएगा, और यहाँ घटाओगे 20 आ जाएगा। सबको ज़रा जोड़ना है यहाँ पर, तो जोड़ने पर आ जाएगा 30 20 50 5 55। अब जरा इन तीनों को आपस में जोड़ना, तो 70 और 70 140, और 140 और आपका हो जाएगा 55, यानी 195। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला डेटा होगा ना, जिसमें हमसे कहा गया है मंडे प्लस यहाँ पर ट्यूसडे और प्लस यहाँ पर थर्सडे, तो इसका डेटा आ जाएगा 195। दिखा आपको या नहीं दिखा, बताइए। 70 70 140 और यहाँ पर 55। अब यहाँ 11 11 22, यानी 220 240, 240 और 70 कितना हो गया, तो 310। हमें इन दो लोगों का रेशियो देखना है, यानी 310 का हमें अनुपात निकालना है 195 के साथ। 310 का अनुपात किसके साथ निकालना है बच्चे, 195 के साथ। बड़े प्यार से आराम से मक्खन की तरह काटो। 5 का 6 गुना 30 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 5 तिहाई 15, 5 नवा 45। ठीक है, तो 62 रेशियो 39 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा,
करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। देखो डाटा इंटरप्रिटेशन में थोड़ा फालतू समय लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें सवाल ही छोड़कर आ जाना है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, अरे बाप रे समय लग गया, अरे वो मुझे समझाने में लग रहा है। आपको भी हो सकता है एक आधा बार कुछ सवाल बनाने में लगे, लेकिन उसके बाद जब आप लोगों की रफ्तार आ जाएगी ना, तो आपको लगेगा यार डीआई से तो धरती पे आसान कोई चीज़ है ही नहीं। जिसको हम सबसे ज़्यादा टफ मान रहे थे, असल में उससे ज़्यादा आसान तो आज तक हम लोगों ने कोई चैप्टर ही नहीं पढ़ा। ठीक है, समझ गया नहीं समझ गए यहाँ पे? तो इसलिए परेशान नहीं होना, एक एक चीज़ों को बड़े प्यार से अच्छे से पढ़ना है, समझना है। क्योंकि देखो मैं आपकी 200 में 200 की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, मैं आपकी 10 नंबर 20 नंबर 50 नंबर की प्रिपरेशन नहीं करवा रहा। कोई बच्चा मेरे से आके बोले कि सर CHSL में 50 लेकर आए, हम उतना खुश नहीं होंगे जितना वो आकर ये बोले कि सर मेंस में 190 प्लस आए। मैं आपका मेंस में सोच रहा हूँ कि आप भी मेरी तरह 200 में 200 लेकर आओ। इस वजह से हम अपने तरफ से कोई भी कंटेंट आपके लिए नहीं छोड़ रहे हैं। तो अगर हम अपने तरफ से नहीं छोड़ रहे हैं तो आपका भी ये बनता है उत्तरदायित्व कि आप भी अपनी तरफ से पढ़ाई में कोई कमी ना रखें। आ जाइए, जैसे ये सवाल दिया गया, दिस टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन वेरियस स्ट्रीम इन डिफरेंट कॉलेज। अलग अलग स्ट्रीम में, ठीक है, यहाँ पर देखो इस तरफ तो सारे के सारे स्ट्रीम का दिया गया है, आर्ट स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम। और यहाँ पर देखेंगे तो सभी कॉलेजेस के नाम दिए गए हैं। जैसे कॉलेज ए में आर्ट्स में पढ़ने वाले 580 बच्चे, कॉलेज बी में आर्ट्स में पढ़ने वाले इतने बच्चे, कॉलेज सी में 8 में पढ़ने वाले इतने बच्चे, कॉलेज डी में 8 में पढ़ने वाले इतने बच्चे, कॉलेज ई में 370 बच्चे, ये सभी का मान दिया गया है। अब उसी आधार पर हमसे जो है यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया। आदित्य कहते हैं कि सर मैं संभल से हूँ, नेम बोलो ना मेरा एक बार सर। बिल्कुल आदित्य, आपका नाम बोलेंगे, बताओ। आप तो हमारे नाम पर हो, बताओ। आपका नाम हमारा नाम सेव है। चलिए आ जाइए। अब देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें तो थोड़ा डिफरेंट है। कैसे है? बोला गया इफ द डेटा अबाउट स्टेटमेंट, ठीक है, सॉरी, इफ द डेटा अबाउट स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम इन ऑल द कॉलेज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पाई चार्ट, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग कॉलेज डी टू द नियरेस्ट डिग्री। मतलब इतना बड़ा सवाल, ठीक है, पूछा क्या? तो सवाल में यहाँ पर कहा, ठीक है, सवाल में आपसे कहा यदि सभी कॉलेजों में कॉमर्स विषय के छात्रों के आंकड़ों का एक पाई चार्ट में प्रस्तुत किया जाए। क्या होता है कि जब आप एक पाई चार्ट बनाते हैं ना, तो पाई चार्ट बनाने का मतलब क्या होता है कि आप इसको पूरा 360 डिग्री जो है वो इसको एक तरीके से औधा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई राज्य को स्पेशल राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, उसी तरीके से अगर हम इसमें से किसी भी एक डेटा को पकड़ कर हम इसको अगर पाई चार्ट में कन्वर्ट करें, यानी हम उसको 360 डिग्री का जो है वो औधा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात है बच्चे, बोला गया कि यहाँ पर इफ द डेटा अबाउट स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम इन ऑल द कॉलेज, यानी कॉमर्स में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जितने भी कॉलेज में हैं, अगर हम इनको उठाएं और इसको हम एक पाई चार्ट में बनाएं, यानी एक बार इनको जोड़ लो जरा, तो देखोगे तो ये 20 इससे उधारी ले लेगा तो ये अपने आप को 500 बना लेगा। 500 और 500 कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। 1000 और 300 1300, 1300 500 यहाँ पर 1800, 1800 और 300 2100। ठीक है, और 2100 और फिर यहाँ पर ये आपका 100 बन जाएगा 2200। यानी अगर कहने का मतलब है कि यदि हम यहाँ पर 2200 का पूरा यहाँ डेटा बनाएं, जिसमें आपको कुछ कॉलेज ए होगा, कुछ कॉलेज बी होगा, कुछ कॉलेज सी होगा, कुछ कॉलेज डी होगा, ऐसे करके, तो यहाँ बोला गया व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग कॉलेज डी, तो उसमें कॉलेज डी को कितना डिग्री दिया जाएगा। ठीक है, उसमें कॉलेज डी को कितना डिग्री दिया जाएगा। अब देखो पता है क्या होगा बच्चे, मैं आपको एक लाइन में ये आंसर बता दूंगा, बट मैं आपके दिमाग में कुछ चीज़ें फिट करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आप इसी को कॉलेज जो है ना, इसको आप ऐसे पाई चार्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसे सर्कल के फॉर्म में बनाना। तो अगर आप यहाँ पर कॉमर्स का जो डेटा है ये पूरा का पूरा, अगर आप उसको मानिए यहाँ पर किससे बनाएंगे? पाई चार्ट से बनाएंगे, तो हो सकता है इतना भाग जो हो ना यहाँ पर, ठीक है, ये सेंट्रल है, तो यहाँ से हो सकता है इतना भाग ए का हो सकता है इतना भाग बी का हो सकता है इतना भाग सी का हो सकता है इतना भाग डी का हो और ई का हो। ऐसे करके हर किसी के अपने अपने भाग होंगे, जहाँ पर ए में 480 बच्चे, बी में 520 बच्चे, सी में इतना, डी में इतना, ऐसे करके। तो वहीं कहा जा रहा है कि यदि इन कॉलेजेस को हम पाई चार्ट के माध्यम से ड्रॉ करें, तो इसमें जो कॉलेज नंबर डी है उसको कितना डिग्री दिया जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसके पास कुछ डिग्री है, उसी तरीके से सी के पास देखेंगे तो कुछ डिग्री होगा, ऐसे तो होगा नहीं। जो जितना फैलेगा उसका डिग्री उतना बड़ा, जो जितना सिकड़ा हुआ होगा उसका डिग्री उतना ही कम। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो टोटल डेटा है, ये टोटल डेटा किसके बराबर बच्चे? तो 360 डिग्री के बराबर। यानी अगर हमें कहना हो तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो टोटल डेटा है ये 2200 है, और ये 2200 किसके
बराबर है तो ये 2200 आपका 360 डिग्री के बराबर है। और हमें किसका मान पता करना है? हमें ये पता करना है कि डी का डेटा कितना है, यानी ये 520 वाला जो है ये कितने डिग्री के बराबर है। असल में हमें इतना ही पता करना है कि ये जो 2200 है ये 360 डिग्री के बराबर है, तो तुम्हारा डी का डेटा यानी 520 ये कितने डिग्री के बराबर होगा। कल के दिन अगर हमसे ये पूछ दे कि सी का डेटा कितने डिग्री के बराबर, तो हम बोलेंगे यहाँ पर 350 का कितना वैल्यू होगा। तो ये सभी चीज़ों को मिटा के बस हम इतना लिखेंगे कि देखो जो ये 360 डिग्री है, ये 360 डिग्री का मान कितना है, तो बोलोगे सर 2200 है। कितना है? तो 2200 है। और हमें यहाँ पर डी वाले का मान चाहिए, यानी हमें 520 वाले का मान चाहिए, वो कितने डिग्री के बराबर होगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो खत्म, ठीक है। 2 से अगर हम यहाँ काटेंगे तो 2 से हमारा 11 बार में ख़त्म, और 2 से काटेंगे 18 बार में ख़त्म। गुना करिए 18 का 2 गुना 36 का 6 हाथ में 3, 18 पचे 90 और 3 हो गया 93। भाग करिए 11 के साथ, 11 का 8 गुना 88 होता है और 11 का 5 गुना 55 होता है। 85 डिग्री के करीब में आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ गए आप लोग बात को यहाँ पर कि यदि हम इस वाले डेटा को पाई चार्ट से रिप्रेजेंट करें, यानी इसका जो टोटल है जो 2200 है उसको अगर हम 360 डिग्री के बराबर रख दें तो ये 520 कितने डिग्री के बराबर होगा। यानी ये जो 2200 है ये 360 डिग्री का मान है, तो 520 का मान कितना होगा। तो यहाँ पर ऐसे इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे? बताइए। हलवा सवाल था, सवाल में कोई दम ही नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला डीआई देखते हैं जरा, टेबुलर डीआई। नेक्स्ट क्या बोला गया? बोला गया दिस टेबल, देखो जितने भी वैरायटी होंगे, जितने भी टाइप होंगे, जितने भी तरह के सवाल बन सकते हैं, सब के सब सवालों को कराने की जिम्मेदारी मेरी है। आपको बस अच्छे से ध्यान देना है, क्लास में पढ़ते रहना है, बड़े प्यार प्यार से। पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, आपको याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, आपके नंबर दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आपको सीखते रहना है, बिल्कुल पूरी दुनिया से फोकस हटा के, एकदम इधर उधर की 100 बातों को हटा के, बस अभी जितने देर पढ़ाएंगे ना बोर्ड पे उस पे देखना है। मन विचलित रहेगा, इधर उधर ध्यान दोगे तो नहीं सीख पाओगे। ठीक है, वहां पर सोच रहे हो पड़ोसी इधर हल्ला कर रहा है, इधर उधर की बातें सोच रहे हो, तो फिर नहीं सीख पाओगे। एकदम पूरा फोकस अभी मुझे आप लोगों का बोर्ड पर चाहिए, तभी हम आपको सिखा पाएंगे। अब इस सवाल में देखिए बोला गया दिस टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पासिंग आउट ऑफ 5 डिफरेंट कॉलेज ओवर 3 ईयर। कॉलेज ए से 2015 में कितने बच्चों ने पास किया उसका डेटा है। मतलब इधर पूरे साल के बारे में कहा गया है, इधर कॉलेज के बारे में कहा गया है, और ये जो अंदर की यूनिट है ये पासिंग डेटा बता रहा है कि किस कॉलेज में कितने बच्चों ने पास किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पासिंग आउट ऑफ 5, यानी अगर ए से कितने बच्चों ने पास किया तो 68% पास किया। ये शब्द बड़ा फोकस करना, मैं हमेशा कहता हूँ टाइटल, फुटनोट और यूनिट। टाइटल था कि ये आपको पासिंग परसेंटेज दिया गया है, यहाँ पर ये कॉलेजेस हैं सारे के सारे और ये ईयर है। फुटनोट्स में देखिए तो यूनिट है, और यूनिट की बात करो ना तो ये परसेंटेज है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो सिर्फ आप ए का मान 68 ले लेंगे, और दूसरा यहाँ पर आप जो है ए का मान 68% लेंगे, दोनों में बहुत फ़र्क है। असल में यहाँ पर ये डेटा परसेंटेजेस का है, यानी ए में 68% बच्चों ने जो है वो क्या किया है, पास किया है। ठीक है, अब इसी के आधार पर जरा देखते हैं हमसे सवाल क्या बोला गया। तो बोला गया इफ द नंबर ऑफ पास्ड आउट स्टूडेंट ऑफ ऑल द 5 कॉलेज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पाई चार्ट। दोबारा से समझिएगा, इफ द नंबर ऑफ पास्ड आउट स्टूडेंट ऑफ ऑल द 5 कॉलेज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पाई चार्ट, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल नियरेस्ट टू होल नंबर ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द पास्ड आउट स्टूडेंट ऑफ कॉलेज सी। दिखा आपको, यदि सभी 5 कॉलेजेस में पास करने वाले छात्रों की संख्या को एक पाई चार्ट से प्रस्तुत किया जाए, सभी कॉलेजेस में, लेकिन किस वर्ष की बात कही गई है ये यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं है। बोला गया यदि सभी 5 वर्ष के, ठीक है, यदि सभी 5 कॉलेजेस में पास करने वाले छात्रों की संख्या को, पास करने वाले छात्रों की संख्या को एक पाई चार्ट में प्रस्तुत किया जाए, तो कॉलेज सी से पास कर चुके छात्रों को दर्शाने वाले त्रिज्या कोण, इसमें आपको थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। यही है कि आपको इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर ये बोला गया है कि यदि जितने बच्चों ने यहाँ से पास किया है, जितने बच्चों ने यहाँ से पास किया है, अगर हम उन बच्चों का डेटा, अगर हम उन बच्चों के डेटा को एक हम पाई चार्ट के माध्यम से रिप्रेजेंट करें, तो वही बात हो जाएगी यहाँ पर कि कॉलेज सी वाला डेटा कितना होगा। तो हमने कहा ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर ये जो सभी डेटा है ना, एक पल के लिए बोला गया ये परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट है। मान लीजिए हर कॉलेज में 100 बच्चे थे,
तो यहाँ से कितने बच्चों ने पास किया, कॉलेज ए से कितने बच्चों ने पास किया, तो 8 2 10 4 14 का 4 हाथ में 1, 7 7 14 और 7 हो जाएगा 21। ये ए से पास करने वाले इतने बच्चे। बी से पास करने वाले कितने, तो 8 7 15 5 20 का 0 2 हाथ में, 6 6 12 6 18 19 2 21 हो जाएगा। यहाँ पर सी से पास करने वाले कितने बच्चे, तो 8 2 10 हो जाएगा, 9 8 17 17 8 25 25 और 1 हो जाएगा हमारा 26। फिर उसके बाद यहाँ पर इससे पास करने वाले कितने, 8 2 10 5 15 का 5 हाथ में 1 9 के 27 और 1 हो जाएगा 28। फिर यहाँ इतना कितना, 5 3 8 2 10 और यहाँ से पास करने वाले 220 बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे कहा गया कि देखिए कॉलेज ए से पास करने वाले इतने, बी से पास करने वाले, सी से पास करने वाले, डी से पास करने वाले, ई से पास करने वाले। बोला गया कि इफ द नंबर ऑफ पास्ड आउट स्टूडेंट ऑफ ऑल द 5 कॉलेज इज रिप्रेजेंट बाय अ पाई चार्ट। आपको पाई चार्ट में किसको रिप्रेजेंट करना है, तो पांचों कॉलेजेस में कितने बच्चे पास हुए उसको रिप्रेजेंट करना है। यानी पाई चार्ट में आप ऐसे बोलो कि सर 214 200, देखो 200 200 400 200 600 200 800 200 1000, यानी ये 1000 हो गया। फिर उसके बाद 14 10 24 24 और 60 हो गया, आपका कितना हो गया, तो 84। 85 85 170 170 और 20 190 189 आ जाएगा। यानी सबको जोड़ोगे तो 1189 आ जाएगा। इन सब को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 1189। तो बोला गया इनके टोटल को यदि हम पाई चार्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी यहाँ पर 1189 को यदि हम किसके बराबर रख रहे हैं, 360 डिग्री के बराबर रख रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए कि कॉलेज सी वाले को इसमें कितना डिग्री मिलेगा। यानी कॉलेज सी का मतलब यहाँ पर जो ये 260 यूनिट है ना, इसको कितना डिग्री मिलेगा। हमसे ये कहा जाए कि यदि इनका पूरा का पूरा टोटल एक पाई चार्ट बना रहा है, यानी इतना यूनिट इतना डिग्री बना रहा है, तो इतना यूनिट कितना डिग्री बनाएगा, बस आप मुझे ये बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पर तो मान लीजिए कि यहाँ पर अगर इसी तरीके से हमें ये क्वेश्चन देना पड़ जाए तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर ये जो 360 डिग्री है ये कितने का मान है, तो 1189 का मान है, और कितने का मान पता करना है, तो 260 का मान पता करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो असल में ये जो सवाल है मुझे जहाँ तक लगा है थोड़ा सा इनकम्प्लीट तो शुरू से था ही था। क्यों था, इसी वजह से क्योंकि इसमें डेटा जो है वो वर्ष के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। तो हम लोगों ने जो रैंडमली लिया है डेटा वो कौन सा लिया हुआ है, तो हम लोगों ने पूरा का पूरा सभी साल का डेटा लिया है। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना नियर अबाउट, तो अगर आप इसको थोड़ा सा भी फिलहाल इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आपका नियर अबाउट जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, लगभग मुझे जहाँ तक लगता है अगर मैं काटूँ इसको 1189 को 90 बना के, ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा 70। देखो एक बार मैं कैलकुलेटर से करके दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं। हाँ जी, 78.7 करके आएगा। कितना आएगा, 78.7 डिग्री। तो 78.7 डिग्री को नियर अबाउट किस में लिखेंगे, तो 78.7 को हम 79 डिग्री कहेंगे। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर है। सब परसेंटेज में है सर, बिल्कुल परसेंटेज में है, हमने उनको थोड़ा सा यूनिट में लिया है। हरिओम यादव, मुझे पता है सारे के सारे डेटा परसेंटेज में है, ये भी परसेंट में है, ये भी परसेंट में है, ये भी परसेंट में है। तो अगर हम इन सभी कॉलेजेस के डेटा को समान मान लेते हैं, अगर हम ये मान लेते हैं कि यार सभी कॉलेजेस में जो बच्चे हैं ना, ठीक है, एक काम करो आप इसके परसेंटेज शब्द को हटा दो। ठीक है, इफ द टेबल शोज नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग आउट, यहाँ पर एक काम करिए, यहाँ पर ये जो है ना परसेंटेज की जगह पे यहाँ नंबर को लगा दीजिए, अब ज़्यादा सही रहेगा। परसेंटेज से बहुत कंफ्यूजन होगा, नंबर लिख दीजिए। इफ द टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग आउट ऑफ 5 डिफरेंट कॉलेज ओवर 3 ईयर, यदि तालिका में 3 वर्षों में 5 अलग अलग कॉलेज में पास करने वाले छात्रों का प्रतिशत नहीं, छात्र करने वाले संख्या का प्रतिशत के जगह पर आप ऐसे कह लो छात्रों का संख्या दर्शाती है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, चलिए तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका इतना डिग्री आएगा और यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार और इन 1000, अलग अलग वर्षों में कारों का प्रोडक्शन बताया गया है।
जैसे मान लीजिए कार ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, और ये अलग अलग वर्ष हो गए 2012, 2013, 2014, 2015, 2016। यहाँ पर कार ए 2012 में कितना प्रोड्यूस हुआ है तो 30 यूनिट हुआ है, 13 में 35 यूनिट हुआ है, 14 में इतना यूनिट हुआ है, यानी ये सभी यूनिट्स के बारे में बताया गया है। जो सवाल हमसे पूछे गए हैं वो क्या पूछे गए हैं ज़रा वो भी देख लीजिए। तो सवाल में यहाँ पर जो है वो बोला गया है ठीक है कि इफ़ द डेटा related to the production of car of type E is represented by a pie chart। दोबारा से जो यहाँ पर E वाला है ना, अगर हम इस E वाले डेटा को एक पाई चार्ट के माध्यम से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, इफ द डेटा रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ कार of type E is represented by a pie chart, then the central angle of the sector is representing the data of production of car in 2013। तो ये 2013 वाला जो है ना, ये पर्टिकुलर कितना डिग्री लेके बैठेगा। और अभी हम आपको ये बात समझाएं कि देखो किसका सेंट्रल डिग्री किसको बनाना है। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि आप जो है ई वाले का पूरा डेटा लेकर क्या बना दो तो पाई चार्ट बना दो, यानी हम क्या करते हैं ई वाले का टोटल सम, तो 20 40 60, देखो 20 40 60 60 40 100 100 140 170 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 3 8 2 10 यानी 180। तो इन सब का जो टोटल है मेरे भाई वो कितना है तो 180 यूनिट है। और ये 180 यूनिट कितने डिग्री के बारे में बताएगा तो 360 डिग्री के बारे में बताएगा। बोला गया है ना कि यदि कार नंबर ई को हम पाई चार्ट बना दें, यानी 180 यूनिट को हम 360 डिग्री बना दें, तो हमसे कहा गया है कि 2013 में जो कार प्रोड्यूस हुआ है ई का 2013 में जो कार प्रोड्यूस हुआ है यानी 42 यूनिट का मान कितना होगा। तो अगर 180 का मान 360 है यानी ये संख्या अपने आप का दोगुना हो गई है, तो यहाँ पर भी हम बोलेंगे कि सर ये भी संख्या अपने आप का दोगुना हो जाएगी, यानी कितना यूनिट हो जाएगा तो 84 डिग्री हो जाएगा, यानी आंसर कितना आएगा तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा। आपको यहाँ अच्छा एक मिनट, इस क्वेश्चन में है ना परसेंटेज ही लेना पड़ेगा, माफ़ करना मैंने एक पॉइंट नहीं नोट किया था, और वो मैंने नोट यहाँ पर ये नहीं किया था। देखो इस क्वेश्चन को है ना, पहले मैं एक बार दोनों क्वेश्चन को आप लोगों को क्लियर करता हूँ। ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत आया नहीं आया ना। अब जो बच्चों के मन में जो डाउट आ रहा है या जो फिर आपको क्वेश्चन आ रहा है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर आ रहा है कि सर यहाँ पर आप देखिए आपने एक पॉइंट पढ़ा नहीं। मैंने कहा क्या, तो सर यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट 200 दिया गया है, ठीक है, और ये डेटा पक्का परसेंटेज का ही है। तो मैं भी आपको वही बात कह रहा था कि देखो यहाँ अगर हर कॉलेज में जो है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर हो तो आप यहाँ पर डायरेक्ट उनके डेटा को ही पिक कर सकते हो। इसी वजह से मैंने डायरेक्ट डेटा को पिक किया था। जैसे मानिए कि अगर इस कॉलेज में भी 200 बच्चे हैं, इस कॉलेज में भी 200 बच्चे हैं, इस कॉलेज में भी 200 बच्चे हैं, इस कॉलेज में भी 200 हैं, और इस कॉलेज में भी 200 हैं, और उस 200 में से आपका 68% बच्चा पास हुआ है, उस 200 में से आपका 65% बच्चा पास हुआ है, 200 में से इतना बच्चा पास हुआ है। तो ऐसे हालात में आपसे क्वेश्चन में क्या पूछे गए थे, आपसे बोला गया था कि इफ द नंबर ऑफ पास्ड आउट स्टूडेंट इज रिप्रेजेंट बाय ए पाई चार्ट। अब हम पास वाले का डेटा कैसे निकाले, तो आप बोले कि सर देखो आपका तो ये परसेंट था ना, ये जो दिया गया था यहाँ पर ये तो सारा का सारा परसेंट था। ये क्वेश्चन इतना कैलकुलेटिव हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जिसकी लिमिट नहीं है। लेकिन मैंने आपको आसान बना दिया। अब आसान बना दिया तो आसान बना कैसे हम वो समझा रहे हैं। हम आपको दोबारा से समझाते हैं, सभी जो है बड़े ध्यान से समझिएगा। आप लोगों ने पता है क्या किया होगा, आप लोगों ने पहले जो है यहाँ पर, ठीक है, आपने ये देखा कि यार इस कॉलेज में 200 बच्चे हैं और उसका 68% पास हुआ है, फिर उसका 72% हुआ है, उसका इतना परसेंट हुआ है, ठीक है। फिर उसी तरीके से कॉलेज बी में भी 200 बच्चे हैं, कॉलेज सी में भी 200 बच्चे हैं, कॉलेज डी में भी इतने हैं, कॉलेज ई में भी इतने हैं। असल में क्या होगा, जब आप पूरा परसेंटेजेस निकाल के जब आप जाएंगे ना तो आपका ये कैंसल आउट हो जाएगा। इसी वजह से मैंने 200 को नहीं माना, मैंने सीधा मान लिया कि यार 200 के जगह पे यहाँ पर 100 बच्चे हैं, 200 के जगह पे 100 बच्चे हैं, इसमें भी 100 बच्चे हैं, इसमें भी 100 हैं, इसमें भी 100 हैं, इसमें भी 100 हैं, इसमें भी 100 हैं। तो 100 का 68% 68 ही होता है, 100 का 72 72 होता है, 100 का 74 74 होता है। इस वजह से हमने यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। अगर आपको नहीं यकीन है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यही ना होगा कि अगर मैंने मानो यहाँ 100 बच्चे माने थे तो मेरा डेटा 214 आ रहा था। अगर मैं यहाँ 200 मानता तो हमारा डेटा इसका 2 गुना आता, फिर इसका यहाँ 2 गुना आता, फिर यहाँ इसका 2 गुना आता, फिर यहाँ इसका 2 गुना आता।
फिर मेरे भाई यहाँ पर 1189 का 2 गुना हो जाता और यहाँ इसका 2 गुना हो जाता, फिर यहाँ 2 हो जाता और फिर यहाँ 2 हो जाता और वापस से ये 2 इसके साथ कट जाता। इसी वजह से मैं आपसे ये बात कह रहा था कि आप उतना मत फोकस किया करो, ये जान के क्वेश्चन बनाया गया है। ये पेपर आपका अच्छे अच्छे बैंकिंग में और एसएससी में और अलग अलग परीक्षाओं में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बोला गया था। लेकिन जब आपके हर कॉलेज का नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर हो, हर कॉलेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर हो, हर कॉलेज में जैसे 200 स्टूडेंट है, तो आपको यहाँ पर उनका एग्जैक्ट नंबर निकालने की नहीं जरूरत है कि 200 का 68% निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं, आप 100 भी मान लो, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेट क्या होता है, जब आप जैसे मानो यहाँ पर जो आप काम कर रहे हो, तो यहाँ पर आप देखो यूनिट को जो है ना, यूनिट के साथ वैल्यू ले रहे हो। मानो अगर यहाँ पर ऐसा होता कि ये कुछ और वैल्यू होती, तो जितने से ये मल्टीप्लाई हुआ है उतने से ऊपर वाला हुआ है वो कट जाते वहां पे, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो हमें उनके रेशियो की आवश्यकता होती है, ना कि उनकी वैल्यू की। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो इसी वजह से हमें यहाँ रेशियो की आवश्यकता है, ना कि उनके वैल्यू की। आप यहाँ पर अगर पूरे कॉलेज में, हर कॉलेज में 100 बच्चे मानोगे तो भी आंसर यहीं आएगा, हर कॉलेज में 200 बच्चे मानोगे तो भी आंसर यहीं आएगा, हर कॉलेज में 500 बच्चे मानोगे तो भी आंसर ये आएगा, क्योंकि ये उनके रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। हर कॉलेज में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना वो सेम है, बस इस बात पर डिपेंड करता है, इसके अलावा किसी और बात पर नहीं करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा गया है यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है, इफ द टेबल शोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन, ठीक है, अगर 280% होता तो कैलकुलेट करना पड़ता ना। अरे गजब आदमी हो यार, 280% जानते हो क्या होता है? 280%? अभी सिंह कह रहे हैं सर अगर 280% होता तो कैलकुलेट, कहाँ से बाबू तुम्हारा 280% दिखाएगा, बताना जरा। 200 का तुमको 68% निकालना है, 200 का 65 निकालना है, 200 का 80 निकालना है, एक ही संख्या का परसेंटेज निकाल रहे हो। अगर ऐसा होता ना, जैसे इस कॉलेज में 200 बच्चे होते हैं, इस कॉलेज में 100 बच्चे होते हैं, इस कॉलेज में 500 बच्चे होते हैं, उस केस में आपको हर बच्चे का अलग अलग डेटा निकालना पड़ता। उस केस में आपको ये देखना पड़ता 200 का 68% कितना होगा, 200 का 72 कितना होगा, 200 का 74 कितना होगा, फिर उसके बाद 100 का निकालना पड़ता, 500 का निकालना पड़ता, फिर उसको जोड़ना पड़ता, फिर उसका हिसाब किताब करना पड़ता। क्योंकि यहाँ पर हर कॉलेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम है, तो हम डायरेक्ट 100 मानकर सवाल को सॉल्व कर दिए। समझ गए आप लोग? यहाँ पर क्लियर हो गया आप? जी हाँ। हरिओम कहते हैं सर क्लियर हो गया आप। चलिए बिल्कुल, जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक हम समझाएंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है। आ जाइए, अगला सवाल दिया गया है, द टेबल शोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन फॉर 3 ईयर। एक व्यक्ति के 3 साल में उसने कितना खर्चा किया और कितना बचाया उसके बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। जैसे वर्ष 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में उसका इनकम कितना आया था, उसका खर्चा कितना हुआ और उसका सेविंग यहाँ कितना हुआ। प्लस का मतलब क्या हो गया कि सेविंग में बढ़त हुई है, और माइनस का मतलब हो गया कि सेविंग कम हुई है। यही बात यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ सवाल सबसे पहला उस आधार पर क्या पूछा गया जरा वो देख लीजिए। सवाल में क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है, इफ द गिवन टेबल, ठीक है, दिए गए डेटा में, दिए गए सारणी में, इफ अ पर्सन invested his saving every year at 8% simple interest, how much interest will he earn at the end of 2003? ठीक है, कहा गया कि दिए गए टेबल में यदि एक व्यक्ति अपने सेविंग को, इफ अ पर्सन इन्वेस्टेड हिज सेविंग एवरी ईयर एट 8% सिंपल इंटरेस्ट, अगर कोई व्यक्ति जैसे अपने सेविंग को 8% के ब्याज के दर पर वो इन्वेस्ट करता है, 8% के ब्याज के दर पर वो इन्वेस्ट करता है, इफ अ पर्सन इन्वेस्टेड हिज सेविंग एवरी ईयर एट 8% सिंपल इंटरेस्ट, हाउ मच इंटरेस्ट विल ही बी अर्न्ड एट द एंड ऑफ 2003? दी गई तालिका के अनुसार यदि व्यक्ति ने हर वर्ष अपनी बचत 8% साधारण ब्याज पर निवेश कर दी, अपनी बचत को कितने पे निवेश किया, 8% के साधारण ब्याज के निवेश कर दी, तो 2003 के अंत में उसको कितना ब्याज प्राप्त हुआ? बताइए, सीपीओ का क्वेश्चन है। नितिन यादव कह रहे हैं सर बैच का टाइम टिल एग्जाम कर दिया है, तो क्या सीएचएसएल के खत्म होने के बाद कोर्स एंड हो जाएगा? नहीं एंड होगा, वो फर्जी चीजें ऐसे लिखी हुई हैं उसको भूल जाओ, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर बताओ क्या होगा। दिए गए डेटा में देखो, ये रहा उसका इनकम, ये रहा खर्चा, ये रहा सेविंग, ये सन 2000 की बात है, ये 2001 की बात है, 2002 की बात है, 2003 की बात है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करता है अपने सेविंग को एवरी ईयर, ये शब्द पे फोकस करना, इन्वेस्टेड हिज सेविंग,
एवरी ईयर एट अ रेट ऑफ 8% सिंपल इंटरेस्ट। यदि कोई अपने सेविंग को 8% के ब्याज के दर से हो रहा है तो उसको कितना ब्याज मिलेगा, उसको कितना ब्याज मिलेगा, ये कहा गया है। अब देखो, मैंने आपसे क्या कहा था, जब मैंने आपसे शुरू में डीआई के बारे में चर्चा की थी तो मैंने आपसे कहा था कि डीआई को पढ़ने के लिए आपको परसेंटेज का ज्ञान होना जरूरी है, आपको साधारण ब्याज का ज्ञान होना जरूरी है, आपको एवरेज का ज्ञान होना जरूरी है, आपको प्रॉफिट लॉस का ज्ञान होना जरूरी है। सभी चीज़ों के बारे में जब जब थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त होती है तभी हम इस सवाल को बना पाते हैं। चूंकि ये अच्छा सवाल है, इस वजह से हम यहाँ देख रहे हैं क्या हो रहा है। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बता दें कि साधारण ब्याज हम निकालते कैसे हैं। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, और वो क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो हमने SI लिखा है ये हमारा कहलाता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ बात करेंगे मेरे भाई, ठीक है, आर के बारे में, तो ये जो आर हो गया हमारा रेट हो गया, दर का परसेंट हो गया कि किस रेट से हम किसी को पैसा दे रहे हैं। टी का मतलब यहाँ पर टाइम होता है, और पी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। क्या होता है मेरे भाई, प्रिंसिपल होता है, यानी वो मूलधन होता है जिस पर हम किसी को पैसा दे रहे होते हैं। अब ये व्यक्ति अपने सेविंग पर ब्याज कमाना चाहता है और वर्ष 2003 के अंत में वो पैसा कमाना चाहता है कि इफ अ पर्सन इन्वेस्टेड इज सेविंग एवरी ईयर एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर उसका सेविंग कितना हुआ, 7 रुपया। यहाँ पर उसका सेविंग कितना हुआ, 9 रुपया। यहाँ पर उसका सेविंग कितना हुआ, 46 रुपया। ठीक है, यहाँ पर क्या वो सेव कर पाया है, तो बिल्कुल भी उसने सेव नहीं कर पाया है। ठीक है, यहाँ पर क्या वो सेव कर पाया है, बिल्कुल भी सेव नहीं कर पाया है। तो बताओ यहाँ पर कैसे निकालोगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं साधारण ब्याज के बारे में। तो पहले वाले पार्ट पर साधारण ब्याज कितना मिलेगा, तो ये कितने रुपए जो है ये लगा सकता है, इन्वेस्टमेंट डाल सकता है। इन्वेस्टमेंट के तौर पे क्या कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे अपने सेविंग को वो इन्वेस्ट कर रहा है, अपने सेविंग को मार्केट में पैसा लगा रहा है। यानी यहाँ पर बात करें तो ब्याज निकालने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम की, और बट्टे में 100 की। तो ये जो प्रिंसिपल है ये कितना रुपए लगाएगा, तो 7 रुपये लगाएगा। किस रेट से लगाएगा, तो बोलोगे 8% के रेट से लगाएगा। और कितने साल के लिए लगाएगा, तो उसको पैसा जो है वो 2003 के अंत में चाहिए, 2003 के अंत में चाहिए। यानी 2000 से 2001 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल। ठीक है, यानी ये पैसा ये कितने साल के लिए इन्वेस्ट करेगा, 3 साल के लिए। P इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर 9 रुपये वाला। 9 रुपये को आप 8% के हिसाब से कितने साल के लिए करोगे, 2 साल के लिए करोगे। फिर उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं 46 रुपये की। 46 रुपये को आप 8% के हिसाब से 1 साल के लिए करोगे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। यानी P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्या लगता है आपको, आपका सवाल बन गया है, बताइए बताइए कितना आंसर आएगा आपका। इसके अलावा कोई और भी डेटा लेना पड़ेगा, एक बार आप लोग बताइए ज़रा। आराम से डेटा देखिए, मैं साइड हो गया आप लोगों के लिए। आराम से डेटा देखकर बताइए, क्या इसके अलावा और भी डेटा लेने की ज़रूरत है। बताइए ज़रा, एक बार मैं पानी पी लूँ। बिल्कुल, आप लोगों के सामने आंसर है, आप लोगों को बस आंसर देखना था और टिक कर देना था। सवाल तो हमने कर ही दिया था आप लोगों के लिए। तो आप बोलते कि सर देखो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पर हम 43 वाले को इसीलिए काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर सेविंग हो नहीं रही है, यहाँ पर तो जेब से पैसे लग रहे हैं, और जेब से पैसे लग रहे हैं तो इस 43 को काउंट करेंगे, बिल्कुल भी काउंट नहीं करेंगे। अब 8/100 यहाँ भी है, 8/100 यहाँ भी है, 8/100 यहाँ भी है। तो एक काम कर लीजिए, 8/100 को आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले लेंगे यहाँ पर तो 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 46 इंटू 1 46 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप डेटा देखेंगे तो बोलेंगे सर 8/100, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो 40, 50, 70।
ठीक है। 40 10 50, 50 20 70, 70 और आपका यहाँ पर 80 85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। यहाँ सबको जोड़ के देख लो। 8 1 9 6 15 का 5 हाथ में, 1 4 2 6, 1 7 और 1 हो जाएगा 8। 4 से काटेंगे अगर यहाँ ना, देखो पहले 5 से काटोगे तो 5 से तुम्हारा 20 बार में जाएगा, 5 से 17 बार में जाएगा। 4 से काटोगे तो 5 बार में, 4 से काटोगे 2 बार में, तो 34/5 आ जाएगा। 34/5 का मतलब 6.8 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। एकदम एकदम हलवा सवाल है, ठीक है, एकदम जो है वो हलवा सवाल है आप लोगों का। ये क्वेश्चन आप लोगों के शीट में देखो एक बार। तो कोई भी सवाल में है ना पर्टिकुलरली दम नहीं था। अगर हम बात करें इस सवाल को लेकर तो स्पेशल कुछ भी दम नहीं था इस शीट में, हल्का सवाल था। समझ गए? तो यानी यहाँ पर हमें क्या लेना था? सेविंग को ही इन्वेस्ट करना था। और किस चीज़ के लिए इन्वेस्ट करना था? तो ब्याज के तौर पे। तो ये प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, टाइम हो गया। तो डीआई जो होता है ना, देखो डीआई का मतलब क्या हो गया? हम आपको एक डेटा देंगे और उस डेटा से हम आपसे कुछ कैलकुलेट करवाएंगे, बस यही बात है। कौन सा क्वेश्चन था? तो क्वेश्चन नंबर आपका 33 था। 33 का कौन सा ऑप्शन सही है? बी सही है। समझ में आ गया? तो आपको एक डेटा दिया जाता है और उसी डेटा का आपको कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करवाया जाता है, ठीक। तो ये ध्यान रखना था आपको। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, वापस से उसी डेटा के ऊपर एक और क्वेश्चन। मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं आपके लेवल को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाऊंगा। शुरू में मैंने आपको आसान दिए, फिर बीच में मैंने आपको मॉडरेट क्वेश्चन दिए, अब थोड़ा सा हम आपको अच्छे लेवल का क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। बड़े अच्छे तरीके से जो आपकी शीट बनती है ना, वो टाइप वाइज भी बनती है, लेवल वाइज भी बनती है, ताकि आपका फायदा करा सके। तो इस तरीके से आपको पढ़ना होता है। बोला गया इन द गिवन टेबल व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन इनकम इन द ईयर 2002। दोबारा से समझेंगे। दी गई तालिका के अनुसार वर्ष 2002 में आय पर व्यय का क्या प्रतिशत है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन इनकम, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं किस वर्ष में? 2002 में। हमने कमाया कितना है? 243 रुपए, और हमने खर्चा कितना किया? 197। तो बोला गया है कि यार ये वाला जो डेटा है ना, वो इसका कितना परसेंट है आप मुझे बताओ, ठीक है, वो कितना परसेंट है आप मुझे बताओ। तो हमने कहा ठीक है यार, 197 जो है वो कितना पता करना है, वो 243 का कितना परसेंट है। तो 197/243 इंटू कितना कर देंगे? 100%। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। अब देखोगे तो ये डेटा 9 से भी कटेगा, 3 से भी, लेकिन ऊपर वाला कोई कटेगा नहीं। तो ये लगभग लगभग आपको क्या करना पड़ेगा? तो बोला गया इन द गिवन डेटा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन इनकम। तो आप यहाँ पर सॉल्व करो 19700 और इसको आप किससे काट रहे हो? 243 के साथ काट रहे हो। अब जब आप काटोगे तो ये 4 अंक आपको एक साथ लेना पड़ेगा, यानी 2000 के करीब में, और 25 का 8 गुना के करीब में होता है, यानी ये 8 बार में कटेगा। आप इसको काटो 8 बार में। किससे काटो? 8 बार में। तो 8 बार में काटोगे तो कटेगा 8 तिरके 24 का 4, 2 हाथ में, 8 चौके 32 और 34 का 4 हाथ में 3, 8 दूनी 16 और 3 19 आ जाएगा। तो 1970 में से 44, 10 से 4 गया तो 6 आ जाएगा, 6 से 4 गया तो 2 आ जाएगा, 260 हो जाएगा। फिर एक बार में फिर आपका 243 आ जाएगा। 10 से 3 7, 5 से 4 1, कितना बच गया? 17, यानी 81% के करीब में, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है? राउंड ऑफ का मतलब होता है निकटतम डेसिमल में। चंद्रशेखर कहते हैं सर आपने जो परसेंटेज वगैरह पढ़ाया है ऐसा तो नहीं है वो पुराना हो गया और अब न्यू टाइप आएंगे? चंद्रशेखर जी अगले कई सालों तक है ना, जो हमने परसेंटेज पढ़ाया उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तसल्ली से पढ़ाई करिए, ठीक है। हाँ जी, आ जाइए। अब ये वाला सवाल देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। एक और बोला गया है इन द गिवन टेबल, दी गए सारणी में, इफ अ पर्सन रिड्यूस्ड हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%, अगर कोई व्यक्ति अपने खर्चे को 10% से कम कर लेता है, अगर कोई व्यक्ति अपने खर्चे को 10% से कम कर लेता है, बाय हाउ मच वुड हिज टोटल सेविंग इंक्रीज्ड, तो उसका टोटल सेविंग जो है वो कितना परसेंट से कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। यही बोला गया है कि इन द गिवन डेटा, दिए गए डेटा में यहाँ पर if a person reduced his expenditure by 10%, by how much would his total, by how much, ये तो थोड़ा सा सवाल में मुझे गड़बड़ लग रहा है। दी गई तालिका के अनुसार यदि व्यक्ति अपने व्यय में 10% की कमी कर ले तो उसकी बचत में कुल कितनी वृद्धि होगी? अच्छा, यहाँ पर यूनिट बोला गया है कि अगर हम अपने एक्सपेंडिचर में 10% कम कर लें
तो हमारा सेविंग कितना यूनिट बढ़ जाएगा? चलिए बताइए इसका आंसर, सोचिए ज़रा, अच्छा क्वेश्चन है। दी गए डेटा में पर्सन जो है अपने खर्चे को 10% बढ़ाता है, ठीक है, तो बोला गया यहाँ पर सेविंग में कितना यूनिट का इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे मानिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ, समझिएगा। मान लीजिए कि आज आप यहाँ पर जो है आप 100 रुपया कमा रहे हैं, 100 रुपया में आपने 80 रुपया खर्चा कर दिया है और आप यहाँ पर बचत कितना कर रहे हैं, तो आप 20 रुपये का बचत कर रहे हैं। कल के दिन क्या होता है कि हम आपके खर्चे को बोल रहे हैं कि आपका खर्चा 10% कम हो गया। जैसे मानिए आपके जीवन में, ठीक है, आपकी जो अर्धांगिनी है वो आ गई और उनके आने की वजह से जो है, जो आप इधर उधर की चीज़ों पे खर्च करते थे, अब आप वो यहाँ पर जो है वो खर्च नहीं करते हैं और इसमें जो है आप यहाँ पर 10% खर्चा वो आपका बचा देती हैं। यानी यहाँ पर खर्चा कितना बच रहा है, तो 80 का 10% यानी 8 रुपये आपका खर्चा बच रहा है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए आपका सेविंग जो है वो कितना बढ़ गया। तो आप बोलेंगे देखो सर, खर्चा हमारा 10%, देखो जितना परसेंट यहाँ कम होगा या जितना यूनिट यहाँ कम होगा उतना ही यहाँ पर यूनिट बढ़ जाएगा। अब ये 8 रुपये जो आपका खर्चा बचा है, अब वो आपका क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। यानी जितने रुपए आप खर्चा में बचाते हैं उतने ही रुपए जो है यहाँ पर क्या करेंगे, आप सेविंग में बढ़ा देंगे। सीधी सी बात है। अगर मेरा खर्चे में 10 रुपये अब घट जाएगा, अगर मैं पहले से अब 10 रुपये कम खर्च कर रहा हूँ, यानी अब मैं पहले से 10 रुपया ज़्यादा सेव करूँगा। तो बस वही बात है यहाँ पर। हम क्या करते हैं, अपने सभी खर्चों को एक बार जोड़ते हैं। जितने जितने मेरे खर्चे थे, 7 2 9 4 13 और 3 16 का 6 हाथ में एक, 9 1 10 1 11 और 3 14 का 4 हाथ में एक, 2 2 4 5 6 7 746। तो अब मुझे बताओ कि ये जो है ये मेरा क्या है, कुल खर्चा है, ये मेरा टोटल खर्चा है। अगर हम इसमें 10% कम कर देते हैं, यानी हमें इसी का 10% बोला गया है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो आंसर है। कहने का मतलब मैंने अभी आपको बताया ना कि 100 रुपये थे और मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, 80 रुपये खर्च कर रहा था, 20 रुपये यहाँ पर मैं बचा रहा था। अगर मैं इसमें 10% कम खर्चा कर दूँ, यानी मैं इसमें 8 रुपये कम खर्चा कर दूँ, तो यहाँ पर मेरा 8 रुपये बढ़ जाएगा। वही बात है कि ये जो है मेरा टोटल खर्चा है और ये मुझे 746 का कहा जा रहा है कि अब मैं 10% कम खर्चा करूंगा, यानी इसका 10/100। इसका 10/100 कितना होगा, तो 74.6। यानी अब मैं 74.6 रुपीज़ कम खर्च करूंगा तो मैं उतना ही रुपए ज़्यादा बचा पाऊंगा, यानी मेरे सेविंग में कितने का इंक्रीज होगा, तो 74.6 का होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग यहाँ पे? क्लियर है? प्रतीक यादव बोल रहे हैं सर, वीओडी बैच में पाइप एंड सिस्टम की 2 क्लासेस हैं और वर्क एंड वेजेस की 1 क्लासेस है। बस वो बस नहीं है, टाइम एंड वर्क को अगर आप देखेंगे तो टाइम एंड वर्क को हमने काफ़ी पढ़ा रखा है। उसके अलावा जो वर्क एंड वेजेस है वो 2 घंटे की क्लास है, यानी अगर हम 1 घंटे की क्लास बनाते तो वो 2 क्लासेस बन जाती। पाइप एंड सिस्टम भी जो है वो भी इनफ है, नया अपडेट आएगा तो वो कर दिया जाएगा आपके बैच में। ठीक है, चलिए इसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी देखिए, एक से एक सभी के सभी शानदार क्वेश्चंस हैं। तो आगे के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप बना कर लेकर आएंगे, ताकि हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर पाएँ और नेक्स्ट क्लास में हम इसको बना पाएँ। अगली क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि जो आपका टैबुलर डीआई है उसको ख़त्म करके और जो अगला वाला डीआई है उसको पढ़ा जाए। ठीक है, तो टैबुलर डीआई जो है वो आपका नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे ख़त्म करने की। थोड़ी सी लंबी क्लास लेनी पड़ जाए तो ले लेंगे, लेकिन कल कोशिश करेंगे टैबुलर डीआई को ख़त्म करने की। बाकी आप लोग भी अपने तरफ से जो है वो पूरा का पूरा पढ़ कर आएंगे, सभी क्वेश्चंस को बना कर लेकर आएंगे और कल टैबुलर डीआई के ख़त्म होने के बाद हम उसका नेक्स्ट वाला डीआई जो है वो शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। खुश रहिए, मस्त रहिए आप लोग, ध्यान रखिए, मिलते हैं।